New day, new life. Radio Karishma is full of spice. रेडियो करिश्मा के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं, दर्शकों और चाहने वालों को रेडियो करिश्मा के 15वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। A very happy 15th birthday to all of us. जी हाँ, आज से 15 वर्ष पूर्व 7 मई 2010 को रेडियो करिश्मा की ऑनलाइन रेडियो सेवा की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक रेडियो करिश्मा ने दुनिया भर के 70 देशों में रहने वाले भारतीयों को, करीब 70 देशों में रहने वाले भारतीयों को भारतीय संगीत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी कंटेंट के साथ एंटरटेन किया है और करते रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में 27 मार्च के दिन हमने रेडियो करिश्मा की वो ऑनलाइन रेडियो सेवा जो है वो बंद कर दी है। लेकिन वो रेडियो करिश्मा का फर्स्ट वर्जन था। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज 7 मई 2025 को मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त करिश्मा आई एम रेडी टू लॉन्च रेडियो करिश्मा सेकेंड वर्जन यानी कि रेडियो करिश्मा 2.0। आप जानते ही होंगे कि रेडियो करिश्मा का जो यूट्यूब चैनल है वो अब तक मेरे द्वारा लिए गए जो इंटरव्यूज़ थे, रेडियो इंटरव्यूज़, उनको कैरी किया करता था। लेकिन अब से लेकर, आज से लेकर, अभी से लेकर अब आप सुन पाएंगे रेडियो करिश्मा के यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य की कुछ कलात्मक कृतियाँ जो हैं, बहुत ही हमारा इतना अमूल्य साहित्य है, उसकी जो क्लासिक कृतियाँ हैं उनका आप ऑडियो वर्जन सुन पाएंगे नरेशन स्टाइल में, मेरी आवाज़ में, रेडियो करिश्मा पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक रहे हैं और आपने हमारे कार्यक्रम सुने हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि मेरा जुड़ाव हिंदी भाषा और साहित्य के साथ बहुत भावनात्मक तौर पर है और मैंने हिंदी साहित्य के बढ़ावे के लिए कई कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम बनाए और बहुत सारे कवियों और लेखकों को इंटरव्यू भी किया है अपने रेडियो पर। कई हिंदी संस्थानों के साथ जुड़कर यहाँ डैलस टेक्सास में उनके साथ रेडियो करिश्मा ने जुड़कर काम भी किया है हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए। और अब जब मैं देखती हूँ कि हिंदी साहित्य एक बहुत ही मुश्किल और बुरे दौर से गुजर रहा है, जब हमारा हिंदी साहित्य जो लिखा जा चुका है उसके पढ़ने तक की जो है लाले पड़ने लगे हैं, क्योंकि न सिर्फ हिंदी साहित्य कम लिखा जा रहा है बल्कि जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी हिंदी साहित्य को लिखने के लिए, देवनागरी स्क्रिप्ट, वो लोग आज पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं मन में एक बड़ा दुख होता है कि हमारा जो अमूल्य खजाना, अमूल्य ज्ञान और इतना सुंदर हिंदी साहित्य है वो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए एकदम निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, आप पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन सुन तो पाएंगे और मैं पढ़ूंगी आपके लिए। ये ऑडियो बुक्स जो मैं आपके लिए नरेशन स्टाइल में हिंदी की जो साहित्यिक किताबों को मैं पढ़ के जो मैं ऑडियो फाइल्स बनाऊंगी, ये ऑडियो बुक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम हिंदी साहित्य के इस खजाने को पहुंचा सकें। उम्मीद है कि आपका भरपूर प्यार मुझे इस चैनल पर मिलेगा। यूं भी भारतीय साहित्य के लिए आज 7 मई का दिन एक बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज के दिन होती है भारत के राष्ट्रगीत निर्माता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती। और उनकी लिखी हुई कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास दुनिया भर में बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित हुए हैं। और आज रेडियो करिश्मा पर की तरफ से गुरुदेव को इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम और क्या दे सकते हैं कि आज हमारे रेडियो करिश्मा 2.0 वर्जन के लॉन्च के लिए हमने चुना है उन्हीं की लिखी हुई कहानी काबुलीवाला को। यानी कि आज से इस चैनल की शुरुआत हम करेंगे गुरुदेव की लिखी हुई कहानी काबुलीवाला से, और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में आप सुन पाएंगे ढेरों ऐसी क्लासिक कहानियाँ, उपन्यास, किस्से, कविताएं हियर ओनली ऑन रेडियो करिश्मा, जो कि है दिल से इंडियन। सुनते रहिए और अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइए। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर, कमेंट्स, इट विल रियली मीन अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और एक बार फिर से रेडियो करिश्मा के सभी सुनने वालों को आज के दिन की शुभकामनाएं देती हुई मैं आपको छोड़े जा रही हूँ काबुलीवाला के साथ।
सुनते रहिए, आनंद लीजिए। काबुली वाला, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी में जल में कूद ही रहा था कि घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वो मेरे पैरों के पास बैठकर खेल रही थी कि अचानक उसे ये क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली किए काबुली वाला आ खड़ा होगा और मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग गई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छुपाए फिरता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सट कर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सट कर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी भी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपनी झोली में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे से दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी, मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसीलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली वाले के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं,
लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भूली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरेदार के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरेदारों को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा अब रुपया देने से इनकार कर दिया, और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक छपकते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसीलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा, तो हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए दोस्त बन गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगीं। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। पहले मैंने उसे पहचाना नहीं। उसके पास न वह झोली थी, न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग मांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुला लूं। तभी देखा वह खुद लौट कर आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ा मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र भी नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत
कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहुवेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिन्नी का कल्याण करे।